तो अभी एक ऐसी सीरीज़ आई है जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, जहाँ पर एक और सीरीज़ आने वाली है लैंटर्न्स, जो जो शायद 3-4 दिन में आ जाने वाली है। मैं उसका भी बनाऊंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो, चिंता मत करो। लेकिन अभी के लिए रीचर के लिए भी मैं बनाऊंगा, जहाँ पर ये रीचर सीज़न 1, 2, 3 तब बहुत पहले आई थी, तब मैं यूट्यूब करता भी नहीं था, इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन तुमको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमको सीज़न 4 देखना है भाई, मैं हर एपिसोड का बनाऊँगा एक्सप्लेनेशन। हर एपिसोड वेडनेसडे को आने वाली है, तो तुम सब इतना समझ लेना कि थर्सडे तक वीडियो तुमको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एपिसोड 1, 2, 3 आई हुई है, तो मैं इस वीडियो में पूरा 1, 2, 3 एपिसोड एक ही वीडियो में तुमको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। और हाँ, ये मैं इतना टाइम स्टैम्प दे दूँगा कि एपिसोड 1 या 2 या 3 कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें नज़ारा दिखाया जाता है फिलाडेल्फिया का। फिलाडेल्फिया में यहाँ पर ही हमें रीचर दिखाया जाता है। यहाँ पर ही रीचर जाता है एक सबवे स्टेशन में। यहाँ सबवे स्टेशन का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास सा होता है। यहाँ पर ही एक औरत बैठी हुई रहती है, एक आदमी खड़ा पे रहता है, और यहाँ पर और 2 व्यक्ति होते हैं वो भी बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर जो औरत और आदमी रहते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है। यहीं पर हमें कैमरा पैन होता हुआ दिखता है और हमें एक औरत दिखती है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, वो रो भी रही होती है, इधर उधर देख रही होती है। यहाँ पर अजीब ये होता है कि इसका ये जो हाथ होता है एक बैग में लगा हुआ रहता है। ये सीन देख के रीचर की तो हालत फट जाती है। रीचर यहाँ पर ही सोचता है ये कुछ धमाका करने वाला विस्फोटक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रीचर उस औरत के सामने जाके कन्फ्रंट करता है। रीचर यहाँ पर बोलता है, मैम मुझे आपका हाथ देखना होगा। पहले तो वो औरत काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन यहाँ पर ही वो औरत जैसे न तैसे रीचर के काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद वो यहाँ पर एक हाथ अपना निकालती है। एज यहाँ पर ही रीचर बोलता है, अच्छा मैम अब अपना दूसरा हाथ दिखाइए प्लीज़। तो यहाँ पर ही वो औरत सीधा गन तान देती है रीचर के ऊपर। रीचर को लगा था पहले यहाँ पर ही कोई विस्फोटक सामान होने वाला था, लेकिन यहाँ पर ये गन होती है। रीचर बोलता है, मैम मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और वो औरत बोलती है कि अब मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता, और यहीं पर ही वो औरत खुद को समाप्त कर लेती है। फिर रीचर को यहाँ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ही 2 डिटेक्टिव हमें दिखाया जाता है, जिनका एक का नाम शॉन होता है और एक का नाम तमारा ग्रीन होता है। यहाँ रीचर का वही बिल्कुल टॉप शर्लॉक होम्स जैसा दिमाग लगा के यहाँ पर ही सब कुछ बातचीत कर रहा होता है। तो रीचर यहाँ पर ही समझ जाता है कि उसको यहाँ पर ही जानबूझ के बैठाया गया है, क्योंकि ये 2 ऑफिसर काम के नहीं है, लेकिन बड़े ऑफिसर जो डीसी से आने वाले हैं वो उनका वेट कर रहे हैं। और यहाँ हमें जब ये सब बातचीत चली रही होती है, तो ये बातचीत में जो रीचर का जो एटीट्यूड है वो शॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। शॉन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल। एज यहाँ पर रीचर ने कोई क्राइम नहीं किया है, तो यहाँ पर वो तमारा के साथ बैठा हुआ रहता है। यहाँ पर रीचर पूछता है कि तमारा ने किसको ऑफेंड किया है अपने काम में, क्योंकि तमारा खासकर शॉन से ज़्यादा स्मार्ट लगती है, तो वो कोई हायर पोस्ट में है होगी और उसने किसी को अफेंड किया होगा। अब वो इसीलिए डिमोट हो चुकी है। तमारा यहाँ पर बोलती है कि तुम वो रीचर अपना काम से काम रखे। और यहीं पे अब हमें जेकब की एंट्री दिखाई देती है। ये समझ में आता है कि ट्रेन में जिस औरत ने अपने आप को खुद को समाप्त कर लिया था उसका नाम एना होता है। तो यहाँ पर जेकब एना का भाई है, और जेकब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखता है। अब सुबह का टाइम हो गया होता है और वो जो टीम आने वाली है डीसी से वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुफिया टाइप के होते हैं। उनसे कुछ मत पूछो, वो सिर्फ सवाल दिख करेंगे और तुम जवाब दोगे। रीचर लेकिन ऐसा टाइप का नहीं होता है। रीचर यहाँ पर पूछता है कि तुम लोग कौन हो, का नाम क्या है। यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा फनी बात होती है कि जब भी कोई रीचर को अपना नाम नहीं बताते तो रीचर खुद से ही उसको अपना नाम दे देता है, पेट नेम दे देता है। तो यहाँ पे रीचर उनका नाम स्नैक, क्रैकर और पॉप रख देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों को शक होता है कि एना ने कोई पेन ड्राइव रीचर को दी होगी, जहां ऐसा कुछ हमें फर्स्ट एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है, लेकिन सभी लोगों को बिल्कुल रीचर के पीछे ही पड़ जाते हैं कि रीचर को एना से कोई ड्राइव मिली ही होगी।
यहाँ रिचर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। रिचर यहाँ पर ही अपना IQ लगा के बोलता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, तुम लोग यहाँ पर मेरे को धर ही नहीं सकते हो। और ये बोल के रिचर खुद पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। जैसे रिचर यहाँ पर पुलिस स्टेशन से निकलता है तो यहाँ हमें दो गुंडे मिलते हैं जो रिचर से फिर से वही पेन ड्राइव की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये दो गुंडे भी वही बोल रहे होते कि एना ने उसे कोई पेन ड्राइव दिया है कि नहीं। और यहाँ पर ही रिचर को गुस्सा आता है और इनके कान के नीचे एक चमाट लगा के ये दोनों को हटा देता है रिचर। यहाँ पासी के रेस्टोरेंट में रिचर देखता है जेकब बैठा हुआ रहता है। जेकब काफी ज्यादा परेशान होता है। जेकब से यहाँ पर रिचर बात करता है और जेकब यहाँ पर बोलता है कि उसकी बहन खुद को समाप्त कर ही नहीं सकती है, क्योंकि एज उसकी बहन काफी ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में। यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है। एना का खुद का एक बेटा भी है जो जेकब का नेफ्यू भी है, जिसका नाम बेन है। और वो अभी कॉलेज भी कोई दूसरे स्टेट में पढ़ रहा होता है। और जहाँ पर एना का पति है वो उसके प्रेगनेंसी में ही उसको छोड़कर चला गया था और कुछ देर बाद उसकी कोई एक्सीडेंट में वो भी समाप्त हो गया था। यहाँ पर जब बातचीत चल ही रही होती है जेकब और रिचर के बीच में, तो हमें ये बात और समझ में आती है कि एना कोई आम वर्किंग औरत नहीं होती है। वो काफी ज्यादा टॉप काम करती है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जिसका डिपार्टमेंट आर्मी डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स का है। और यहाँ पे हमें एक और चीज समझ में आती है कि एना और जेकब ब्लड रिलेटेड रिलेशन भाई बहन नहीं है। यहाँ पर ही वो दोनों ही अडॉप्टेड है, लेकिन जेकब अपनी बहन एना से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपने भगने बेन से भी। और यही बात करते हुए यहाँ पर ही वो दो गुंडे वापस आ जाते हैं और रिचर यहाँ पर ही एक आर्ट स्टूडेंट का पेन ड्राइव ले लेता है उसी से। और यहाँ पर वो दो गुंडे को बताता है कि ये वही पेन ड्राइव है जो एना ने उसको दी थी। और ये एक्टिंग करके वो वापस अब बोलता है कि अब तुम मेरे को अपने मालिक से मिलाओ और तभी मैं तुमको ये पेन ड्राइव दूंगा। यहाँ पर ही ये पेन ड्राइव वो आर्ट स्टूडेंट का है। यहाँ पर ही बस रिचर वहां पर ही उन दोनों को फंसा रहा होता है। और फिर वो गुंडे यहाँ पर ही दो औरत के पास लेके जाते हैं। फर्स्ट औरत का नाम होता है लाइला और यहाँ पर ये जो बैठी हुई रहती है वो उसकी मॉम है। मॉम का नाम होता है अमीशा। और ये जो दो गुंडे हैं असली में वो लाइला के दो कजन्स है। और यहाँ पर लाइला फिर अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। उसकी माँ और एक US सोल्जर जिसका नाम जॉन होता है उसके साथ वो दोनों घपाघप रिलेशन में जाते हैं। एज वो दोनों के रिलेशन से ही लाइला पैदा हुई और अभी के लिए लाइला की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसे जल्दी से जल्दी कोई बोन मैरो चाहिए। और एज एमनीशा दूसरे एथनिसिटी की है और यहाँ पर ही जो जॉन होता है वो दूसरा एथनिसिटी का होता है, तो यहाँ पर ही बोन मैरो मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एज उसकी मॉम एमनीशा भी काफी ज्यादा बीमार है तो वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती है। तो जॉन ही वो एक ठहरा जो अब लाइला को अपना बोन मैरो देके लाइला की जान बचा सकता है। लाइला यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। काफी ज्यादा उसने पहले से एफर्ट्स मार चुकी है जॉन को ढूंढने के लिए। यहाँ तक वो पेंटागन तक जा चुकी थी पूछने के लिए कि जॉन कौन होता है, लेकिन यहाँ पर ये पता ही नहीं चलता कि जॉन कौन है। बस हमें ये पता होता है कि जॉन एक आर्मी ऑफिसर होता है। और अब हमें यहाँ पर एना का रोल समझ में आता है। एज यहाँ पर एना फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो यहाँ पर ही एना दया खा के लाइला का ऊपर यहाँ पर ही एना हेल्प करना चाहती है। यहाँ पर ही वो जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन लाइला को चाहिए एना वो पेन ड्राइव में स्टोर करके उसी दिन वो स्टेशन में जाके देने वाली होती है लाइला को। लेकिन वहीं पर ही वो स्टेशन में हमें पता है एना ने अपने आप को समाप्त कर लिया होता है। और अब जहाँ पर ये ड्राइव लाइला को मिलता है तो सबसे पहले सच्चाई बता देता है कि ये जो ड्राइव है वो तो बस एक आर्ट स्टूडेंट से उसने ली थी। यहाँ पर ही वो ये पूरा जो भी पेन ड्राइव ये सब खाली है, लेकिन रिचर हेल्प करेगा लाइला का। इसके बाद रिचर वापस जेकब के उसी रेस्टोरेंट में जाता है। जेकब वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। जेकब यहाँ पर बोलता है कि वो अपने सिस्टर के जो भी उसके कातिल है उनको जरूर धरेगा। एज यहाँ पर जेकब अब अकेला नहीं है। रिचर बोलता है कि वो भी उसका हेल्प करेगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं रिचर सीजन 4। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वही फेडरल ऑफिसर जो होते हैं वो तमारा और शॉन के
पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं। वो तमारा और शॉन के जो अभी एना का जो केस चल रहा है वो उनसे ले लेते हैं और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी उनसे ले लेते हैं। दूसरे सीन में हम शिफ्ट होते हैं और देखते हैं रीचर और जेकब को। रीचर जेकब यहाँ पर लाइब्रेरी में पूरा छान मार रहे होते हैं जॉन के बारे में। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन है और यहाँ पर ही अब नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन में वो एक कैंडिडेट भी है वहाँ का। तो अब जॉन के ऊपर हाथ लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पर ही जॉन का पूरा नाम जॉन सैमसन होता है। यहाँ इंटरनेट में जब सब कुछ हम जॉन सैमसन के बारे में जब रीचर खोज रहा होता है तो यहाँ पर जॉन को सब कुछ एकदम प्लेन, एकदम साफ, चिट्टा चिट्टा एकदम हिस्ट्री दिखता है। यहाँ पर रीचर बोलता है कि नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन इतना ज्यादा साफ तो नहीं होता है। यहाँ पर ही एज जॉन जो एक पहले तो आर्मी ऑफिसर था तो यहाँ पर ही जो आर्मी के जो रिकॉर्ड्स होंगे उसमें उनको कुछ मिलेगा। यहाँ पर ही पता चलता है रीचर को कि आर्मी के रिकॉर्ड्स बेसमेंट में होती है तो वो बेसमेंट में जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पर ही जैसे बेसमेंट में वो धीरे धीरे बढ़ता है तो वैसे ही बेसमेंट की लाइट्स भी ऑन होती है। यहाँ पर ही जैसे ही रीचर यहाँ पर बुक्स देख रहा होता है तो रीचर को यहाँ पर ही सुनाई देता है कि पीछे से भी लाइट्स ऑन हो रही होती है। इसका मतलब कोई यहाँ पर पहले से रीचर का इंतजार कर रहा है और रीचर पे यह हमला कर देता है। यहाँ पर रीचर जैसे न तैसे यहाँ पर बच बचा के, आज रीचर की फाइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, रीचर यहाँ पर ही उस बंदे को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर ही उसको ड्रैग करके एक कोल्ड रूम में रीचर उस बॉडी को ठिकाने लगवा देता है और यहाँ पर ही वापस जेकब के पास आके बोलता है कि चलो, यहाँ पर ही लाइला भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। जेकब अपना जितना भी प्रिंट आउट करवाया होता है अपना रिसर्च वो लेके भागता है और यहाँ पर आप दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमें लाइला को। लाइला यहाँ पर ही एक अपार्टमेंट में नहा रही होती है और यहीं पर ही वो दूसरे गुंडे भी आ रहे होते हैं और यहाँ पर फटाफट एंट्री होती है रीचर की। रीचर यहाँ पर ही उस गुंडे से काफी ज्यादा लड़ता है। यहाँ पर लाइला और जेकब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी लड़ाई के बीच में जेकब को कहीं से चोट लग जाती है बेचारे को और वो बेहोश हो जाता है। एज यहाँ पर ही वो गुंडे को रीचर धक्का मार के नीचे गिरा देता है बिल्डिंग से और यहाँ पर फिर गोलियां भी चलने स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और रीचर बोलता है कि यहाँ से आप भागो। तो अब वहाँ पर जब वो लोग भाग ही रहे होते हैं तो पुलिस पूरा वो जगह को पूरा सील कर देती है। यहाँ पर रीचर बोलता है लाइला को कि वो एक न्यू होटल में जाए, न्यू जगह पे रहे, एकदम लो रहे और जेकब और रीचर यहाँ पर ही अब वो लोग काम करेंगे। यहाँ पर रीचर बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलना चाहता है और जेकब बोलता है ओके, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीचर तमारा के पास जाता है तमारा से हेल्प मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर तमारा तो भाई बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर देती है क्योंकि आज यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े ऑफिसर डीसी से आ रहे हैं, यहाँ पर गुंडे आ रहे हैं, गन चल रही है, दूसरे पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, ये केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तमारा यहाँ पर बोलते कि नहीं, उसे दूर रखो ये इन सब चीजों से। तो अब रीचर बोलता है कि जहाँ पर अब कोई रास्ता नहीं है तो वो अब डायरेक्टली डीसी जाएगा और जॉन सैमसन से बात करेगा। एज यहाँ पर ये लोग राजी होते हैं ये प्लान के लिए और अब जैसे ही रीचर यहाँ से हट ही रहा होता है तो एक गली में एक कार आके रुकती है और यहाँ पर काफी ज्यादा इंसान आते हैं जो ब्लैक सूट पहन के रहते हैं और यहाँ पर रीचर को वो बेहोशी करने वाला डांट लगा देते हैं। यहाँ पर रीचर को 2 डांट लगती है जो गोरिल्ला को भी सुला देती है और यहाँ पर जैसे न तैसे रीचर यहाँ पर फाइट करता है बेहोशी में भी, लेकिन यहाँ पर रीचर को उठा लेते हैं और यहाँ पर ही एपिसोड 1 खत्म होता है। यहाँ हम एपिसोड 2 में देखते हैं रीचर, जेकब और तमारा इन तीनों को ही एक जेल में बंद कर दिया जाता है। ये जेल काफी ज्यादा सीक्रेट होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक डॉक्टर आता है वही बेहोशी वाली सुई लेके। यहाँ पर रीचर बोलता है कि अगर वो डॉक्टर यहाँ पर वो सुई उसको लगाएगा तो रीचर उसका हालत खराब कर देगा। वो डॉक्टर डर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो काले सूट वाले बंदे लोग यहाँ पर रीचर को डोमिनेट करते हैं और रीचर को बोलते हैं कि वो लोग उसको खत्म कर देंगे और यहाँ पर रीचर उनकी बात मान लेता है। फिर यहाँ पर रीचर से बात करने के लिए यहाँ पर ही वही सूट वाले इंसान लोग यहाँ पर रीचर को दूसरे रूम में ले जाते हैं और रीचर से यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं। रीचर फिर से वही अपना मतलब जितना भी परेशान हो बंदा अपना एटीट्यूड कभी नहीं लूज करता है। यहाँ पर ही वो फिर से पूछता है उन सबके नाम। यहाँ पर ही वो सब
अपना नाम तो नहीं बताते हैं, तो रीचर यहाँ पर फिर से उनका नाम खुद से ही रख देता है और इनका नाम विंकिन, ब्लिंकिन और नॉड रख देता है। सूट वाले बंदे जो होते हैं वो रीचर से वापस वही सवाल पूछते हैं कि पेन ड्राइव कहाँ पड़ी है। रीचर यहाँ पर ही सीधा बोलता है कि उसको नहीं पता है कि पेन ड्राइव कहाँ पड़ी है, लेकिन वो लोग फिर से वही बात घुमाते रहते हैं, प्रेशराइज करते रहते हैं, जैसे तो तैसे करके। यहाँ पर ही रीचर बोलता है मेरे पास नहीं है, तुम लोग चूतिए हो। तो यहाँ पर ही सूट वाले बंदे बोलते हैं कि तो यहाँ पर जो सूट वाला जो व्यक्ति होता है वो रीचर को यहाँ पर सीधा धमकी देता है कि अगर वो यहाँ पर रीचर को टॉर्चर करेगा, अगर रीचर तो सख्त लौंडा है, वो यहाँ पे टॉर्चर झेल भी जाएगा, लेकिन तमारा और जेकब का क्या। यहाँ पर ही सीधा वो सूट वाला व्यक्ति बोलता है कि तमारा को बुलाया जाए। तो यहाँ पर रीचर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। और जैसे ही यहाँ पर एक मौका मिलता है और रीचर यहाँ पर टेबल उल्टा के एक फिर से धमाकेदार फाइट होती है और यहाँ पर रीचर इन तीनों को यहाँ पर सुला देता है। ऐसे ही यहाँ पर रीचर निकलता है, घर से बाहर निकलता है और यहाँ पर ही एक कार जैक ढूंढता है। यहाँ पर इसी कार जैक के हेल्प से यहाँ पर तमारा और जेकब तीनों को यहाँ पर निकालता है। जैसे ही यहाँ पर वो कार जैक से जेकब को निकाल ही रहा होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोन के रिंग्स आते हैं। ऐसा हमें यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पर ही बैकअप आ चुका है उन सूट वाले व्यक्ति का और यहाँ पर ये तीनों यहाँ से फटाफट भागते हैं। एज यहाँ पर ये लोग तीनों जब कॉर्नर हो जाते हैं तो एक अनजान व्यक्ति एक गाड़ी लेके आता है और बोलता है कि चढ़ जाओ। यहाँ पर पहले तो वो लोग शक करते हैं, लेकिन एज यहाँ पर टाइम की नज़ाकत को देखते हुए वो लोग यहाँ पर फटाफट चढ़ जाते हैं गाड़ी पे। यहाँ हमें उस स्ट्रेंजर का नाम पता चलता है जिसका नाम है रसल प्लम। रसल यहाँ पर ही एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वो जो सूट वाले व्यक्ति है वो लोग असल में CIA है और यहाँ पर अब सभी लोग वही बात पूछ रहे हैं कि वो पेन ड्राइव कहाँ पड़ी है। यहाँ हमें रसल उन तीनों को एक बिल्डिंग में लेके जाया हुआ दिखता है। यहाँ पर ही हमें समझ में आता है कि रसल जो है वो CIA का ही पीछा कर रहा होता है, वो उन पे रिसर्च कर रहा होता है और CIA जितना भी काला कांड करती है वो सब ऑडियंस को बताना चाहता है। तो रसल यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा बड़े पोस्ट में एक न्यूज़ कंपनी में काम करता था और हमें पता है कि न्यूज़ कंपनी तो दल्ली होती ही है। यहाँ पर न्यूज़ कंपनी रसल को निकाल देते हैं और अब यहाँ पर रसल उनसे बदला लेना चाहता है। और अब यहाँ पर जब सब कुछ इंट्रोडक्शन हो गया है तो रीचर यहाँ पर बोलता है सभी को कि सब लोग शांत रहे, अपना आप को एकदम छुपा के रखे। तब तक वो जाएगा DC सैमसन से मिलने के लिए, सीधा उनसे बात करने के लिए। यहाँ पर जब ये सब बातचीत हो ही रही होती है तो रसल यहाँ पर बोलता है अरे अपने आँखें खोलो भाईजान, यहाँ हम सीधा DC में ही हैं। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि जब रीचर और तीनों को बेहोश कर दिया गया था तो वो लोग वहाँ पर फिलाडेल्फिया से सीधा DC यहाँ पर लेके आए थे और यहीं पर ही सैमसन भी है। यहाँ पर ही रीचर जाता है सीधा जॉन सैमसन के ऑफिस में और वहाँ पर ही एक नोट छोड़ता है। वो नोट में ये लिखा हुआ होता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं तमारा और जेकब को। तमारा और जेकब जाते हैं एना के हाउस में। यहाँ पर ही एना के हाउस में सब कुछ सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ही उसका नेफ्यू का जो फ़ोटो होता है वो भी टूटा हुआ होता है और यहाँ पर ही अपने भगने बेन से काफ़ी ज़्यादा कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका भगना बेन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, जो एक और चिंता की बात होती है। यहाँ तमारो को फील होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी है और एज जैसे ही गेट खोलता है दूसरा व्यक्ति आता है, वो हमला कर देता है तमारा और जेकब पे। वो लोग जैसे न तैसे उस व्यक्ति को ओवर पावर करने में कामयाब होते हैं। यहाँ पे फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं रीचर को। रीचर यहाँ पर ही पार्क में बैठ के कुछ खा रहा होता है और उसके सामने आके गाड़ी पार्क होती है। यहाँ से निकलते हैं सैमसन की वाइफ और उसका सेक्रेटरी। यहाँ पर ही सैमसन की वाइफ बोलती है कि तुम कौन हो, क्या हो, वही ब्ला ब्ला। तो एज रीचर को लगता है कि जो लाइला है वो सैमसन की नाजायज़ औलाद है। तो यहाँ पर ही वो ये बात बोल के उसके वाइफ के सामने बोल के बिल्कुल उसका हर्ट नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो बोलता है उसकी वाइफ को कि मैं सीधा ही सैमसन से बात करूँगा, क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है जो मैन टू मैन ही हो तो सही है। वाइफ का नाम एल्स्पेथ होता है और यहाँ पर सेक्रेटरी का नाम होता है स्प्रिंगफील्ड।
फिर सीन यहाँ पर ही शिफ्ट होता है और हमें तमारा और जेकब पे दिखाया जाता है। यहाँ पे तमारा और जेकब वो व्यक्ति को तो सबड्यू कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉल आता है। यहाँ पर एक कॉल उठाती है तमारा और यहाँ पर जब बात कर रही होती है तो समझ में आता है कि जेकब का जो भगना है बेन, वो अपने कॉलेज का फुटबॉल मैचेस भी मिस कर रहा होता है और वहाँ पर ही वो फुटबॉल कोचेस अब कॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो बेन है वो तो कॉलेज में भी अब नहीं है, तो इनकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिचर्ड यहाँ पर ही जा रहा होता है सैमसन से मिलने, लेकिन यहाँ पर समझ में आता है कि वही 3 जो व्यक्ति है जिनका नाम स्नैप, क्रैकल और पॉप है, यहाँ पर ये 3 बात कर रहे होते हैं रिचर्ड से। रिचर्ड यहाँ पर ही बातचीत कर ही रहा होता है। तो ये अब हमें समझ में आता है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट एजेंट्स है इनको तक नहीं पता है कि CIA यहाँ पर ही शामिल है। यहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि CIA ने मेरे को किडनैप किया है और CIA को भी अब वो पेन ड्राइव चाहिए। यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है इनको कि CIA इतनी बड़ी एजेंसी वो यहाँ पर इतने छोटे केस में क्यों शामिल है, और यहाँ पर ये बात किसी को भी नहीं समझ में आती है। और रिचर्ड यहाँ पर ही सैमसन से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर ये 3 चपट्टू आ गए मिलने के लिए। इसी की वजह से रिचर्ड परेशान होकर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर जेकब का जो भगना है बेन, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में अब हो सकता है, इसीलिए अब उनको इन तीनों को फिर से फिलाडेल्फिया जाना होगा देखने के लिए कि बेन सब कुछ ठीक है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि यहाँ पर कोई कार ही नहीं मिलती है। एज यहाँ पर अगर कोई दूसरा कार ये लोग यूज़ करेंगे तो CIA और फेडरल एजेंट्स उनको ट्रैक कर ही लेंगे बिल्कुल चुटकी मारते हुए। तो उनको एक ऐसा कार चाहिए जो ट्रैक ना हो सके। यहाँ पर ही रिचर्ड वापस से रसल के पास जाता है और रसल यहाँ पर ही जब बातचीत कर ही रहा होता है, यहाँ पर फटाफट रिचर्ड रसल की गाड़ी की चाबी उठा लेता है और रसल की गाड़ी ले जाता है। फिर यहाँ हमें सीन दिखाया जाता है कि ये तीनों फिलाडेल्फिया पहुँच चुके होते हैं और यहाँ पर ही सीधा जाते हैं वो लोग वही हाउस में जहाँ पर ही सब मतलब स्पोर्ट्स के दोस्त लोग रहते हैं। यहाँ पर ही जेकब सबसे पूछता है कि बेन मेरा भगना है, प्लीज़ मुझे बेन नहीं पता कि कहाँ पर ये मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर ही एज यंग बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते, कोई सीरियस नहीं होता है। यहाँ पर रिचर्ड दिखता है कि एक लड़का होता है वो वहाँ से निकल के भाग रहा होता है। रिचर्ड यहाँ पर ही धरता है, उसको मारने ही जा रहा होता है तो तमारा बीच में आ जाती है। तमारा यहाँ पर ही पूछती कि जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्योंकि रिचर्ड को छोड़ दूंगा वो तुम्हें फ्लैट कर देगा। यहाँ पर ही तब वो बंदा यहाँ पर ही बताता है कि एक लड़की मिली है जो यहाँ पर ही सो कॉल्ड अभी बेन की गर्लफ्रेंड बन सकती है। यहाँ पर ही वो गर्लफ्रेंड फैंस चलाती है और यहाँ पर ही वो फीड पिक्स और तुम्हें पता ही क्या होता है, तो वो सब अब बेचती है यहाँ पर ही। और यहाँ पर यही हो सकता है कि बेन उस लड़की के पास हो। एज यहाँ पर बेन का एड्रेस तो अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास उस लड़की का एड्रेस ज़रूर है। तो यहाँ पर ये तीनों वापस उसी लड़की के एड्रेस में अब जाते हैं। जैसे ये तीनों जाते हैं उस लड़की के अपार्टमेंट में, यहाँ पर जैसे ही उनका गेट खुलता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदबू जैसी आती है। जैसे ही रिचर्ड और तमारा जेकब यहाँ से उस रूम के अंदर घुस रहे होते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की की तो समाप्ति हो चुकी है। उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया है, उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा सुराखें बनाई गई होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसे टॉर्चर किया गया होता है। रिचर्ड यहाँ पर तमारा को बोलता है कि वो चेक करे, क्योंकि रिचर्ड पे भी कुछ बंदे ने हमला किया था लाइब्रेरी में। और यहाँ पर ही तमारा पूछती कि तुमने उनको मारा तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं किया उनके साथ। यहाँ पर रिचर्ड बोलता है जो मैंने जो भी किया सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया है। और यहाँ पर तमारा जाती है उसी वो लाइब्रेरी में उस बंदे को बॉडी चेक करने के लिए। और यहाँ पर रिचर्ड अब जेकब को बोलता है कि भाई साहब बहुत हो चुका है, क्योंकि आज हमारे पास अब और कोई लीड नहीं बची है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अब बचा सकता है हमें, वो है जॉन सैमसन। ये लोग फिर से DC जाते हैं और यहाँ पर सीधा अब जॉन सैमसन यहाँ पर ही कुछ अपना इवेंट कर रहा होता है, क्योंकि अब वो इलेक्शन में लड़ने वाला है। तो वो इवेंट में सीधा ही सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड फेस टू फेस जाता है और वहाँ पे बोलता है कि आप कितने तो बड़े रंग लड़ाए हैं, मैं बताऊं क्या सबके सामने। तो यहाँ पर ही सैमसन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सैमसन बोलता है रिचर्ड को कि चलिए थोड़ा प्राइवेट में बात करते हैं। अब यहाँ पर ही सैमसन बोलता है रिचर्ड कि बोलो तुमको क्या चाहिए। रिचर्ड यहाँ पर ही पहले तो झिझकता है फिर से वही बात बोलने
के लिए कि उसकी अफेयर के बात करने के लिए उसकी बीवी के सामने। लेकिन सैमसन यहाँ पर बार बार एक चीज़ क्लियर कर देता है कि उसकी बीवी और उसके बीच में कोई भी सीक्रेट्स बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बीवी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्त मिजाज की औरत है, वो सब कुछ झेल लेगी। तो यहाँ पर ही सैमसन बोलता है कि आप जब पुराने अपने इसमें कहीं पर इश्क लड़ा रहे थे, तो यहाँ पर ही सैमसन बोलता है कि भाई साहब ये देखो, मेरे पास पावर ज़रूर है लेकिन मैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पॉलिटिक्स में भी और अपने रिलेशनशिप में भी। और सैमसन ये बात हटाने के लिए कि उसका कुछ अफेयर था पहले भी, तो इसीलिए सैमसन सीधा एक ग्लास में अपना डीएनए थूक के देता है और बोलता है कि ये तुम उस कुछ लड़की से मिलवा लेना और चेक कर लेना कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। यहाँ पर इतना कुछ देखने के बाद कि एक कांग्रेसमैन सीधा यही करके दे रहा है, अपना डीएनए दे रहा है। यहाँ पर ही रिचर्ड बोलता है कि नहीं सर थैंक यू, मैं आपके बातों पे यकीन करता हूँ। और एज हमें समझ में आता है, अगर जॉन सैमसन सच बोल रहा है तो झूठ वो लाइला बोल रही होती है। जैसे ही रिचर्ड यहाँ पर उस ऑफिस से निकलता है और सैमसन अपनी बीवी के साथ भी निकलता है, यहाँ पर ही रिचर्ड की नज़र पड़ती है एक इंसान पे जो सैमसन से बात कर रहा होता है। यहाँ पर रिचर्ड को लगता है कि ये व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। किसी रिपोर्टर से रिचर्ड पूछता है कि ये वो व्यक्ति कौन है जो सैमसन से बात कर रहा होता है। यहाँ पर ही उस व्यक्ति का नाम हमें पता चलता है, वो है नोलन केहिल, वो सैमसन का चीफ ऑफ स्टाफ है। और अब रिचर्ड के दिमाग की बत्ती चलती है कि ट्रेन में जब एना ने खुद को समाप्त किया था तब यहाँ पर केहिल वही ट्रेन में था। यहाँ पर केहिल वही व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा होता है। और यहीं पर ही एपिसोड 2 भी ख़त्म होता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देख रहे होते कि जेकब वापस से अपने भांजे को कॉल लगा रहा होता है लेकिन वो यहाँ पर कॉल उठा ही नहीं रहा होता है। जेकब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि जेकब यहाँ पर एक लाइबिलिटी है, वो खुद को संभाल नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक अलार्म बजता है तो रसल से कि ये अलार्म क्या है। यहाँ पर हमें समझता है कि CIA के फिर से एजेंट्स आ चुके हैं। और यहाँ पर दूसरे ही टाइम में और ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने लाइब्रेरी में रिचर्ड पे हमला किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन के भी बंदे आ जाते हैं। यहाँ पर वो बंदे और CIA के बंदे में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर CIA के एजेंट को वो लोग ठोक देते हैं, सभी CIA एजेंट्स को। यहाँ पे रिचर्ड रसल से पूछता है कि इनको कैसे पता है रसल का ठिकाना। रसल यहाँ पर बोलता है कि रसल को तो अपना काम चाहिए, उसकी अपनी स्टोरी चाहिए। तो यहाँ पर वो इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया था कि उसको पेन ड्राइव मिली, कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, और उसी चीज़ को CIA ने ट्रैक कर लिया है। यहाँ पर रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन और यहाँ पर अब मुसीबत सीधा डोर स्टेप में आ चुकी है। तो रिचर्ड बोलता है कि सब बातचीत बाद में करेंगे, पहले होगी भैया एक्शन। यहाँ पर एक्शन होता है धमाकेदार। यहाँ पर इन सभी बंदे को रिचर्ड यहाँ पर ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर वो फाइटिंग देख के यहाँ पर तमारा, रसल और जेकब सभी दंग हो जाते हैं कि रिचर्ड भाई इतना कमाल का फाइट करता है। अब यहाँ पर ये चारों को भागना होगा। यहाँ पर जब गाड़ी में रहते तो यहाँ पर कॉल आता है रिचर्ड को लाइला का। लाइला यहाँ पर बोलती है कि उसने फिर से रिलोकेट कर लिया है अपनी पूरी फैमिली को, और वहाँ पर एक लोकेशन देती है रिचर्ड को, वहाँ पर ही वो लोग मिलेंगे। यहाँ दूसरी चीज में हमें दिखाया जाता है रिचर्ड लाइला से जाके मिलता है एक बोलिंग एली में। और रिचर्ड यहाँ पर ही बोलता है कि अब वो सब कुछ सच सुनना चाहता है, क्योंकि उसकी लाइला की वजह से वो सीधा एक कांग्रेसमैन से जाके टकरा गया है। तो यहाँ पर लाइला बोलती है ओके ठीक है। यहाँ पर लाइला फिर बोलती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और यहाँ पर वो एक्सपोज करना चाहती है सीक्रेट ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट ऑन अर्थ। तो यहाँ पर अब हमें रियल स्टोरी पता चल रही होती है। यहाँ पर ये भी नहीं पता दोस्तों कि ये भी रियल स्टोरी है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर लाइला बताती है कि एमनीशिया और उसके हस्बैंड जब स्टूडेंट थे इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा मिलिट्रियल टेंशन बढ़ रही होती है। यहाँ पर ही एक जनरल होता है जिसका नाम होता है जनरल पुत्रा। तो यहाँ पर ही फिर एमनीशिया और उसके हस्बैंड यहाँ पर ही रैली करने चले उस पुत्रा के खिलाफ पे, और यहाँ पर ही पुत्रा ने उनकी रैली को इलीगल बता दिया। उसके बाद पुत्रा यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा आँख बबूला हो गया। उसने एमनीशिया के हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मारा था। जो पुत्रा होता है, उनके जो सोल्जर्स होते हैं, दे वर ट्रेन बाय अमेरिकन डेल्टा फोर्स स्पेशलिस्ट, और वही अमेरिकन डेल्टा फोर्स स्पेशलिस्ट है जॉन सैमसन।
तो यहाँ पर रीचर केहिल के बारे में भी पूछता है कि केहिल कौन था। तो केहिल तो कमांडिंग ऑफिसर था सैमसंग का इन इंडोनेशिया। यहाँ पर रीचर बताता है कि केहिल भी वो ट्रेन में शामिल था जब एना ने खुद को समाप्त किया था। तो यहाँ पर अब सबको लगता है कि केहिल जिम्मेदार है एना की मौत का। यहाँ पर ही जब सब कुछ बता ही रहा होता है कि एना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यक्ति थी, वो यहाँ पर ही इसकी बात सुन के वो हेल्प करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर टीचर बोलता है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड चुराना एक काफ़ी बड़ा फेडरल क्राइम है, तुम चाहे जितना भी अच्छा काम कर रहे हो, क्राइम इज़ अ क्राइम। और अब जब ये सब बात चल ही रहा होता है तो यहाँ हमें समझ में आता है कि वही गुंडे फिर से आ गए यहाँ पर ही बोलिंग एली में। रीचर यहाँ पर ही आता है, भाई साहब सबको मारता है और यहाँ पर ही एंड में रीचर यहाँ पर ही सब लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर ही उनको एक खबर मिलती है कि हमें फाइनली यहाँ पर ही एना का कार हमें मिल गया होता है। यहाँ पर एना की जो कार होती है वो बिल्कुल ही हालत उनकी ख़राब होती है, सीट फटी हुई रहती है, यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर ही ट्रंक में चेक करते हुए तो यहाँ पर ही हमें समझ में आता है कि पिछले टाइम में कभी एना और उसकी पूरी फैमिली समर में कहीं पर विंटर की छुट्टी मनाने गए होते हैं, तब का सामान आज तक यहाँ पर ही एना की गाड़ी में रखा हुआ होता है। यहाँ पर ही जेकब होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ये सोच के कि यहाँ पर ही उसके बहन के साथ और उसके भांजे के साथ वो फिर से घूमने जाने ही वाला था ये टाइम पे, और यहाँ पर ही वो काम की वजह से इसलिए नहीं जा पा रहा था। लेकिन यहाँ पर ही यही बात सोच के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि उसको अपने बहन के साथ चले जाना चाहिए था। तमारा उसको कंसोल करती है। जब यहाँ पर कार की और अच्छी सी तलाशी ली जा रही होती है तो यहाँ पर जेकब को एक अलग सा वर्क बैज मिलता है। यहाँ पर जो एना का जो वर्क बैज होता है, क्योंकि एज एना एक पेंटागन में काम करती है तो यहाँ पर जो बैज होता है उसका डुप्लीकेट भी नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पर वो जो एना का मेन बैज है वो बैज तो सीधा उसके घर पे पहले उनको मिल चुका है, ये बैज तब किसका है। यहाँ दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है रीचर को। रीचर यहाँ पर एक रूम में जो भी फाइट हुई थी उसको अपना जो भी घाव है वो साफ़ कर रहा होता है। जैसे वो गेट खोलता है यहाँ पर लाइला आती है। एंड माय दोस्तों, अगर तुमको भी अगर वही सवाल आ रहा है, यकीन अगर तुम्हें दिमाग में वही सवाल आ रहा है तो हाँ, मैंने सर्च किया था कि आर दिस रियल, तो मेरे को लगा, जहाँ तक मेरे को समझ में आ चुका है कि नो नो इट्स नॉट रियल भाई, रियल नहीं है, एवरीथिंग इज सर्जरी। और जब यही सब बातचीत रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और फिर में भी यहाँ पर ही घपाघप स्टार्ट होता है। जैसे ही रसल यहाँ पर ही पुलिस स्टेशन में जो तमारा का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर ही आता है और वो सिस्टम में वो जो वर्क कार्ड मिला था उनको गाड़ी से वो चेक करता है तो वो निकलता है कि वो वर्क कार्ड एना का ही था। लेकिन यहाँ पर ही एना, सबसे पहले सबको लगता था कि एना एक नॉर्मली एक पेंटागन में एक HR डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन हमें यहाँ समझ में आता है कि एना के पास लेवल 8 का क्लियरेंस होता है। दोस्तों लेवल 8 का क्लियरेंस मतलब टॉप जो सीक्रेट्स होता है उसका क्लियरेंस था एना पे। तो एना ऐसा काम क्या करती थी तो सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर जेकब भी बोलता है कि मेरे को भी नहीं पता कि मेरा बहन ऐसा क्या काम करती थी। टीचर यहाँ पर सैमसन से मिलता है। यहाँ पर सैमसन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हुए सैमसन को यहाँ पर बताता है कि लास्ट में जब ट्रेन में एना ने खुद को समाप्त कर लिया था तब वहाँ पर ही सैमसन का चीफ ऑफ स्टाफ केहिल भी था। यहाँ पर ये बात सैमसन मानने को राज़ी था ही नहीं कि केहिल वहाँ पर ही था उस ट्रेन में। यहाँ पर रीचर ये बात भी बोलता है कि सैमसन वही आदमी था जो 90s में इंडोनेशिया में पूतरा को सब कुछ अपना डेल्टा टैक्टिक्स सिखाया था और वही टैक्टिक्स के हेल्प से उसने वहाँ के इंडोनेशिया के लोग पे आपत्ति की थी। यहाँ पर ही सैमसन बोलता है कि हाँ मैंने सिखाया तो था लेकिन मैंने खुद से अपने हाथ से कोई भी टॉर्चर नहीं किया है। इतना तो है रिकॉर्ड्स में भी कि मैंने खुद से किसी की जान कभी नहीं ली और टॉर्चर कभी भी नहीं किया। लेकिन अभी भी सैमसन ये बात मानने को राज़ी नहीं होता कि उसका चीफ ऑफ स्टाफ केहिल यहाँ पर ही एना का मौत का जिम्मेदार हो सकता है। यहाँ पर ही सैमसन बोलता है कि चलो केहिल से सीधा हम लोग बात कर लेते हैं, सीधा मुंह में पूछेंगे। यहाँ पर रीचर भी बोलता है ओके ठीक है। यहाँ पर ये सब जाते हैं केहिल के पास बात करने के लिए और केहिल यहाँ पर ही पी के बिल्कुल मतलब एकदम चढ़ा हुआ रहता है केहिल। यहाँ पर रीचर केहिल से पूछता है कि मेरे को पता है
झूठ मत बोलना कि जब एना ने खुद को समाप्त किया था तब वहाँ पर वो ट्रेन में था। तो जो पेन ड्राइव सब ढूंढ रहे हैं, क्या वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास है? तो यहाँ पर जो केहिल होता है वो सैमसंग से बोलता है कि तुम एक अच्छे प्रेसिडेंट बन सकते थे। अब बस वो यहाँ पर ही जाता है, छत के रेलिंग पे जाता है, रेलिंग में खड़ा होता है और सीधा ऊपर निकल जाता है। तो ये देख के तो भाई साहब की फट जाती है, जॉन की, सैमसंग की भी फट जाती है, उसकी वाइफ की भी। और रिचर्ड बोलता है अरे बहनचोद ये क्या हो गया। और यहीं पर ही एपिसोड 3 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 भी अब वेडनेसडे को आएगा और हर एपिसोड वेडनेसडे को ही आएगा। और हाँ, जैसे एपिसोड आएगा थर्सडे तक, मान लो कि थर्सडे तक वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट एपिसोड की भी। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखो धीरे को एंड या गुड बाय।